हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर सुपर पावर। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत धांसू एनालिसिस है। आज तक ऐसे एनालिसिस किसी ने नहीं किया होगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। दोस्तों, उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सुपर पावर। सबसे पहले दोस्तों, सुपर पावर को समझने से पहले समझते हैं इसका रोल क्या है। इस रोल को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। गांव में अगर कोई समस्या होती है तो सब लोग एक जो वहाँ का दमदार आदमी होता है, एक प्रधान, तो उसके पास जाते हैं कि ये समस्या हो गई, इसका रोल कीजिए। और कभी अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी प्रधान के पास जाती है कि हमें इतना वोट चाहिए, क्योंकि उसका रूल, उसका डोमिनेट है पूरे उस एरिया पे। इसी तरह देखिए आप यूएस का डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, चाहे जब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। इतना डोमिनेंस है कि वो कंट्री का तख्ता पलट कर देती है। बड़ी बड़ी कंट्रीज के कहते हैं कैबिनेट में, कहते हैं उसका सीआई के एजेंट होते हैं। आपके कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट क्या बातें कर रहे हैं सारे रिकॉर्ड होते हैं। इतना सुपर पावर है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। तो एक सुपर पावर को समझने के लिए बहुत सारी चीजें, फैक्टर दिए गए हैं उसमें, बट जो 4 फैक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो है एक मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियोग्राफी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा समझते हैं आगे। पॉलिटिकल जियोग्राफी, थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री में देखो 3 पार्ट में समझते हैं कि पुराना, बहुत ही पुराना, एक मिडल में और एक आज के टाइम में सुपर पावर्स को एनालिसिस करते हैं। तो एक माना है कि अलेक्जेंडर एक सुपर पावर था जिसने अपने रोम को सुपर पावर बनाया, जिसका पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस रहा, कि उसने पूरे वर्ल्ड को रूल किया। बीच में कहते हैं थोड़ा सा आता है यूएस का, जिसने सॉरी यूके का आता है, जिसने यूके ने पूरे कहते हैं 200-300 साल तक राज किया। बहुत सारे उपनिवेश बनाए, कॉलोनिज्म बनाए, बहुत सी कंट्रीज में वहाँ अपना राज किया। फिर 19वीं सेंचुरी में कहते हैं यूएस ने पूरे कंट्रीज में आज तक लीड कर रहा है 19वीं सेंचुरी से। देखिए यूके का जो फॉल तो स्टार्ट हो गया था 19वीं सेंचुरी से थोड़ा सा पहले, बट उसका जो मेन कहा जाता है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका हो गया। और थोड़ी बहुत जो पावर बची थी वो कहते हैं 1950 के स्विस कैनाल जो विवाद है, जिसे नील नदी कहते हैं हम लोग, उसके कारण तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया यूएस। अब आज के टाइम में देखोगे यूएस का कोई रोल नहीं है वर्ल्ड में, बस अब कुछ भी बोल लो, कोई उसकी सुनता नहीं है, ना उसको कोई मानता है, ना कोई उसको समझता है। तो यूके का कोई रोल नहीं है आज के टाइम में। यूएस का देखिए जब मेजर पावर में आ गया तो 1950 के बाद 2 कंट्रीज के बीच स्ट्रगल था मेनली, एक यूएस और एक सोवियत यूनियन। तो इस एरा को कहा गया कोल्ड वॉर, क्योंकि मतलब रेस थी कौन आगे जाएगा। इवन दो कि यूएस आगे था, बट यस, कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया और सोवियत यूनियन लेड बाय द रशिया कि हम बनेंगे। तो ये एक वहां पर स्ट्रगल चला। बट 1991 में एक सोवियत 1991 एक, आप समझिए एक की पीरियड जहाँ सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, फिर बहुत सारी कंट्रीज में टूट गया। उसके बाद तो रशिया का डोमिनेंस खत्म हो गया वर्ल्ड वाइड। एक बार तो लाले पड़ गए थे सर्वाइवल के लिए, कैसे करेंगे। फिर बाद में पुतिन आया, उन्होंने इस कंट्री को संभाला, इसलिए पुतिन की वहां पर इतनी लोग मानते हैं कि उनको दोबारा से प्राइड ला के दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि फ्यूचर पोटेंशियल सुपर पावर कौन हो सकता है। पोटेंशियल सुपर पावर जिसके पास वो 4 फैक्टर बताए गए हैं सुपर पावर के, वो उसके पास है, उसको एक्सेलरेट करके उसको सुपर पावर बन सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अब ये उठता है कि कौन सुपर पावर होगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए चलो थोड़ा मैप से समझते हैं कौन हो सकता है, एनालाइज कर सकते हैं। क्या वो रशिया हो सकता है, क्या वो चाइना हो सकता है, क्या वो इंडिया हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, क्या वो इटली हो सकता है, या फिर यूके कितने दिन सर्वाइव करेगा, कनाडा हो सकता है, मेक्सिको हो सकता है, या यूरोप एज अ होल हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कौन होता है। देखिए मैंने जो अपना एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में मैंने 3 कंट्रीज को रखा है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, फिर समझ में आया कि मैंने बाकी कंट्रीज को क्यों रखा है। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पता चल जाएगा कौन से 3 कंट्रीज हैं। ये है इंडिया, चाइना, यूएस। ये जो 3 कंट्रीज हैं, इनको हमने रखा अपने एनालिसिस के पूरे इस वीडियो के की में। तो समझते हैं इस कंट्रीज के बारे में। इस कंट्रीज को आज कौन लीड कर रहा है। पहले इंडिया को नरेंद्र मोदी, चाइना को शी जिनपिंग, और यूएस को जो बाइडन। तो और आगे चलते हैं, समझते हैं इनका जो सिंबल है वो कहते हैं, सिंबल ये कहते हैं ड्रैगन है, इनका ईगल है, इंडिया का टाइगर।
और थोड़ा आगे चलते समझते थोड़ा सा और। तो दोस्तों पहले हम इन तीनों कंट्रीज को करंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे, फिर इसका फ्यूचर में देखेंगे कि कौन विनर निकल के आता है सुपर पावर के रेस में। तो पहले इकोनॉमिक फैक्टर है जीडीपी। जीडीपी कुछ नहीं, जितना भी जीडीपी को लेमन के समझे आसान भाषा में, तो जीडीपी क्या है? जीडीपी बेसिकली कि एक कंट्री में एक टाइम में कितना उसने गुड्स या सर्विसेज को दिया है, बनाया है। सर्विस मतलब आप सर्विस देते हो, गुड्स मतलब आपने पैदा किया है वो गिवन प्राइस पे या एंड यूज प्राइस पे। अब देखिए कि अगर आप ये लाइन जो मैं अंडरलाइन कर उसको समझिए कितना पावरफुल ये इंडिकेटर है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। वर्ल्ड में किसी कंट्रीज को अगर देखा जाता है, समझा जाता है कि वो रिच कंट्रीज है या पुअर कंट्री है, डेवलपिंग है, वो बेसिस से होता है कि उसकी जीडीपी कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो क्लियरली यूएस कहते हैं लीड कर रहा है 21.4, चाइना कहते हैं फार बिहाइंड 14.3, और इंडिया इज नोवेयर देयर इन दिस कंपैरिजन 2.87। तो यहाँ पर यूएस आपको देखेगा कि लीड कर लिया हमने यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों। तो एक और फैक्टर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, आप देखोगे ये जो तीनों फैक्टर हैं बहुत ही की फैक्टर है, आप देखो। बट इसकी इंडेक्शन और इसका रैंकिंग मैंने यहाँ कंपैरिजन नहीं किया है, बिकॉज इसकी जो रैंकिंग संस्थाएं देती हैं वो मैनिपुलेटेड है, और बहुत इसकी जो वे ऑफ वर्किंग है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कर रहा। बट ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो की फैक्टर है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कहते हैं जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वही डिसीजन मेकर होगा। अब देखें तो अगर आप इलेक्शन देखें प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, उसमें जिसको ज़्यादा वोट होते हैं वो कहते हैं प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसलिए पॉपुलेशन बहुत बड़ा की फैक्टर डेवलप करेगा, की फैक्टर है इन द डिसाइडिंग ऑफ सुपर पावर। इसमें क्लियरली चाइना को आपको देखते हैं थोड़ा आगे, और चाइना और इंडिया बिल्कुल साथ में ही है। ये यूएस को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यहाँ पर, बट यस यहाँ पर आप देखेंगे तो चाइना और इंडिया बिल्कुल ही सिमिलर है। अब नेक्स्ट फैक्टर है पर कैपिटल इनकम। जो इनकम का मतलब है कि एक कंट्री की जो भी पूरे साल की इनकम है उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटल इनकम आती है। आप देखोगे तो इसमें क्लियर एडवांटेज कहते हैं यूएस को है, फार बिहाइंड इंडिया, एंड इंडिया इज फार बिहाइंड फ्रॉम द यूएस। इसी तरह सेम कहते हैं आप देखोगे चाइना का भी बहुत माइल्स है कि अभी यूएस को टक्कर देते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है मिलिट्री पावर का। आज आप देखोगे जो मिलिट्री पावर की जो रैंकिंग है, और इस रैंकिंग को मैंने जो देखा है और समझा है, और वो आपको ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है वहाँ से लिया है मैंने। तो आप देखोगे तो उसमें चाइना तीसरे नंबर पे है, यूएस नंबर 1 है, इंडिया 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे रशिया आता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करोगे यहाँ 52 है, यहाँ 18 है, यहाँ 31 है। हाँ दोस्तों ये फैक्ट है कि इंडिया के पास मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा है पर्सनल की, और ये अगर आधी भी होती ना तो हम भी आराम से किसी भी कंट्री को डिफीट कर सकते हैं 1 to 1 मैन टू मैन फाइट में। कोई कंट्री की जज्बा जो है वो इंडियंस में सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। और फिर बजट की बात करोगे तो बजट तो देखो ये वैसा कितना हाई है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, इधर भी इधर भी इतने बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करता है अपने, मतलब आप मिलिट्री में इकोनॉमी कोई कंट्री हरा भी देगा, बट आने वाले 40-50 साल तक मिलिट्री में हराना यूएस को नामुमकिन है। इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतना रिसर्च है, क्वालिटी फाइटर, क्वालिटी स्पेस क्राफ्ट, एवरीथिंग। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो इंटरनेट है या कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें जो डेवलप करी गई, मेन जो डेवलपमेंट के पीछे जो सोर्स था वो था कि यूएस आर्मी को सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट किया गया था ये सारी चीज़ें, इंटरनेट। तो समझिए कितना पावरफुल है इनकी मिलिट्री। अब देखिए फ्यूचर एनालिसिस करने से आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी कंट्रीज जो होगी कहते हैं फ्यूचर सुपर पावर होगी। सब लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ नहीं ये चाइना होगा, चाइना होगा, बट देखते हैं कौन होता है। दोस्तों ये है मेरा एनालिसिस, तो इसमें आपको साफ बात चल रहा है कि इसमें मैंने किसको वेटेज दिया, बट हम किन फैक्टर को समझेंगे जब बताएंगे विनर कौन है। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो देखिए पॉपुलेशन में डेफिनेटली मैंने इंडिया को एडवांटेज दिया है, क्योंकि देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन है, बट उसकी मोस्टली जो पॉपुलेशन है आप देखोगे ओल्ड है।
अब जैसे वो इंसान बुरा होता है ना, तो उसका दिमाग उतना चलता है, ना ही उतनी तेजी से काम कर सकता है, ना इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। इसमें इंडिया को एडवांटेज है दोनों कंट्री से, कि इंडिया के पास यंग ब्लड है, नो, यहाँ पर इंडिया के पास इतने लोग हैं जो सर्विसेज दे सकते हैं। जियोग्राफी एडवांटेज में मैं कहूँगा कि अ, तीनों बराबर हैं, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से तो 0.5 और ऐड करना चाहिए, क्योंकि यूएस इसमें क्लियरली लीड करता है। क्योंकि आप इसका जो वर्ल्ड मैप में दोबारा से इसको समझते हैं, इनके वर्ल्ड मैप में समझते हैं कहाँ पर चाइना, इंडिया और देखिए और यूएस को देखिए कि जो जियोग्राफिक एडवांटेज का नेबर्स में ना कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसको टक्कर दे सके। अगर इन दोनों में वॉर हो जाता है तो यहाँ आके लड़ाई करना पड़ेगा। यूएस और इसमें कभी हो गया लड़ाई तो आपको यहाँ आके कहते लड़ाई करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं, बट यूएस की प्रेसिडेंस आप देखोगे ना यहाँ पर है, इस पूरे सी में, तो क्लियरली अगर आप के यहाँ पर अगर लड़ाई करेगा तो इसको तो ज़्यादा नुकसान हो, चाइना को ही होगा। तो इसको बहुत एडवांटेज जियोग्राफिकली। इंडिया का दिक्कत की आप देखो, यहाँ पर इंडिया के साथ पाकिस्तान है, इधर इधर चाइना है, इधर श्रीलंका, जो कि ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है कंट्री। तो इंडिया को यहाँ थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू यूएस। तो यहाँ पहले वाले में इंडिया आएगा, दूसरे वाले में यूएस आ जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो देखो, टेक्नोलॉजी में तीनों बराबर इसलिए रखे हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी सही में यूएस थोड़ा आगे है, बट आप देखो इसके पीछे ब्रेन जो काम कर रहा है जो है इंडिया के लोग ही हैं। इंडिया के लोग ही हैं जो कहते हैं टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, जो आप लोग करंट में यूज़ कर रहे हो ना, वो सारे इंडिया के लोग ही हैं जो कि माई इंडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनका है। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेफिनेटली इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन बाहर जा रहा है। और आप याद रखिए, जितने थोड़ा सा ग्रो करेगा बाहर का ब्रेन जो है इंडिया में आएगा, और इंडिया का जो बेस्ट ब्रेन है वो इंडिया में ही रहेगा। तो इंडिया को एक ऐसा डेमोग्राफिक एडवांटेज मिलेगा कि इंडिया ना लीड करेगा पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबको एक दिया है, तो यहाँ पर कोई विनर नहीं है। परचेसिंग पावर ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास परचेसिंग पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन काउंट है मोर देन चाइना है अभी भी। अनऑफिशियली मोर देन चाइना है। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पैसा हुआ, ज़्यादा खर्चा करेंगे, है ना। अभी भी इंडिया कई लोगों को कहते हैं टेक्नोलॉजी और मतलब ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उनको एक्सेस नहीं है इंटरनेट का। जिस दिन थोड़ा सा इंटरनेट सरकार काम करे, जिस दिन इंटरनेट का और एक्सेस मिल जाएगा, देखना ये शेयर मार्केट है, ये इकोनॉमी कितनी जल्दी ग्रो करेगा। फिर देखिए बेस्ट ब्रेन की बात की तो मैं सबको पता है कि ब्रेन के मामले में इंडियंस आर मच हायर देन एनी कंट्रीज। तो यहाँ तो आप इंडिया को एडवांटेज दूंगा, यहाँ भी आप इंडिया को एडवांटेज ही मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं कि मैंने फोटो देखा था उसमें फ्यूचर लीडरशिप की बात करते हैं। फ्यूचर लीडरशिप में थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था करंट लीडरशिप है, इसका एक पर्पस था। देखिए अगर आप देखोगे, पहले यूएस की बात करते हैं। यूएस में क्या है कि इन भाई साहब जो आए हैं ऐसे ही, ये तो बदनाम है, पुराने वाले भी बदनाम थे, लेकिन क्वालिटी जो होती है ना लीडर की वो थोड़ा सा लैकिंग है। ये भाई साहब हैं 2036 तक हैं, या उससे आगे भी जाएंगे, 2-3 टर्म में तो कर ही रहे हैं, और जब तक हैं जब तक तो यही रहेंगे। और आप देखोगे कि जब से ही आए हैं तो कंट्रीज का इनका विवाद ज़्यादा बढ़ा है, और चाइना की जो कह रहे हैं इकोनॉमी भी पीछे जा रही है। तो ये एक फैक्टर आएगा कि जो उसके ग्रोथ में एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करेगा। अब इंडिया की बात करें, ये भाई साहब कब तक आएंगे पता नहीं, बट आप सबको लोगों को पता है कि आपके कम से कम 20 से नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका 25 या 25 तक जो लीडरशिप आनी है वो सबको पता है कौन आएगा। इनके जाने के बाद भी सब डिसाइडेड है, आप मानो चाहे ना मानो। लोग साइलेंट बहुत हैं, बट लोगों को पता है किसको चुनना है। और मोस्टली आपको बता रहा हूँ 60 to 70% चांसेस है जो लीडरशिप 20 से 25 साल के लिए आप लोग देख रहे हैं, और लोगों जो मन में है वही होगा। 19% चांस है, 10% है वो कोई गारंटी नहीं ले सकता। 90% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज भी कि 20 से 25 साल तक वही रूल रहेगा। इसके अंदर 2 जनरेशन ऐड होने वाली है, और दोनों जनरेशन सबको पता है कि ये लोग लीड करेंगे। तो इसमें इंडिया का इस चीज़ में एडवांटेज है फ्यूचर लीडरशिप में। 20 से 25 साल की हमारी लीडरशिप बिल्कुल ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इंडिया के पास, जो कहते हैं ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जो कहते किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब आता है लाइफ साइकिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को हम समझते हैं, यहाँ भी इंडिया को एडवांटेज हो गया। अब लाइफ साइकिल क्या था, लाइफ साइकिल को समझने के लिए ग्राफ को जरिए हम लाइफ साइकिल को समझते हैं, और फिर बताता हूँ क्यों मैंने यहाँ एडवांटेज आपको दिया है। अब ये लाइफ साइकिल कहते हैं कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल या कंट्री का लाइफ साइकिल सेम है।
तो ये लाइफ साइकिल के थ्रू हम समझेंगे कि कहाँ चाइना स्टैंड करता है, कहाँ इंडिया स्टैंड कर रहा है और कहाँ कहते हैं यूएस स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस की। देखिए यूएस है ना यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ से अब जब भी उसकी प्रोग्रेस होगी वो स्ट्रेट होगी। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, वो अपनी मेच्योरिटी लेवल के आसपास पहुंच गया। थोड़ा यहाँ भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मेच्योरिटी लेवल के आसपास पहुंच गया। तो यूएस का जो प्रोग्रेस है वो अब यहाँ से, जो ये यूएस है, डिक्लाइन की तरफ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं चाइना को। अब चाइना है वो यहाँ पर है, तो वो यहाँ से इधर मूव करेगा, फिर डिक्लाइन करेगा, फिर ये इधर की तरफ आना चालू हो जाएगा चाइना। तो ये अभी भी थोड़ा सा इधर है, मतलब आप कह सकते हैं इस यहाँ पर आ चुका है, तो इसका भी मेच्योरिटी पीरियड अभी आने वाला है, मतलब अभी आया नहीं बट आ चुका है करीब करीब, थोड़ा सा और मूव करेगा, फिर स्टेट होगा, फिर डिक्लाइन कर देगा। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अभी इधर है, ग्रोथ फेज में ही है अपनी, ग्रोथ फेज में भी आना है। तो आप देखोगे इंडिया को अभी ही यहाँ पर उसकी पूरी ग्रोथ बाकी है। ये है इंडिया, ये इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सारी ग्रोथ है। तो ये पूरी ग्रोथ अभी इसकी आई नहीं है, अभी तो ग्रोथ फैक्टर्स को रीच करना माइलस्टोन। तो ये आप देखोगे तो ये डिक्लाइन में जा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी लोग बात कर रहे हैं इन तीनों सुपर पावर की। तो यही जो मेन फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेन फैक्टर के कारण इंडिया को क्लियर एडवांटेज है। तो यहाँ चलते हैं अपने, यहाँ आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इकोनॉमी, इसमें भी आप देखेंगे तो इंडिया का एडवांटेज। अब इन सब का कंक्लूजन यही है कि सुपर पावर जो है फ्यूचर का, सुपर पावर इंडिया होने वाला है। थोड़ा टाइम लग सकता है, जो टाइम स्पेन जो मेरी एनालिसिस करती है 20 से 30 साल का टाइम लग सकता है, पर लीड तो ये इंडिया ही करेगा पूरे वर्ल्ड को। तो इस कंक्लूजन है कि इंडिया ही नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो इंडिया ही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स लॉट, बाय बाय।